हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, 1 अप्रैल आ चुका है और नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 1 अप्रैल से कौन कौन से नियम लागू होने वाले हैं। सेविंग अकाउंट में कितना पैसा आप जमा कर सकते हो, कितना पैसा आप निकाल सकते हो, कितना सेविंग अकाउंट रख सकते हो, यूपीआई ट्रांजैक्शन कितना आप कर सकते हो, एफडी पर कितना आप जमा कर सकते हो, किसी दूसरे से गिफ्ट लेते हो, इन सभी में कितना टैक्स देना होता है जिसमें आपको छूट मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि टैक्स, एफडी, यूपीआई लिमिट, गिफ्ट टैक्स जैसी बातें सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट की लिमिट, एफडी और यूपीआई का खेल, फॉर्म 15G 15H कैसे जान बचाता है, गिफ्ट टैक्स कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, और सबसे जरूरी टैक्स से बचने के कानूनी तरीके। इन सभी के बारे में पूरी डिटेल में देखेंगे। आप लोगों को YouTube पर बहुत से लोग जो डरा रहे हैं कि यह 1 अप्रैल नया नियम करके डंका पीट रहे हैं और आप सभी को डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम उन सभी का पोल खोलने वाले हैं। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने YouTube पर कम से कम 20 वीडियो देखा है, उसको एनालाइज किया है। उसके बाद में ही दोस्तों मैं रिसर्च करके गूगल का सहारा लिया है, रिसर्च करने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया है और चैट जीपीटी, इन सभी में मैंने रिसर्च किया है। उसके बाद में इस वीडियो को बना रहा हूं, क्योंकि बाकी लोग वीडियो में जो काम की बातें हैं वो 2 मिनट की काम की बातें बता रहे हैं और आधा घंटा तक उस वीडियो को ऐसे ही खींच रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा एकदम काम के ही बातें आपको देखने को मिलेगा। तो यार, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी की सबसे आम चीज, सेविंग अकाउंट, एफडी और यूपीआई की। सेविंग अकाउंट की अगर हम बात करें तो आप कितना भी सेविंग अकाउंट रख सकते हो, यानी एक से अधिक आप सेविंग अकाउंट रख सकते हो अलग अलग बैंकों में। लेकिन सभी बैंकों को मिलाकर आप एक वित्तीय वर्ष में, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में 10 लाख रुपए आप जमा कर सकते हो। इससे ज्यादा भी आप जमा कर सकते हो, लेकिन 10 लाख रुपए से आप ज्यादा जमा करोगे तो आयकर विभाग के नजर में आप आ सकते हो। बैंक आयकर विभाग को सूचना दे देता है, इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेजकर सवाल पूछ सकता है। अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा करते हो एक फाइनेंशियल ईयर में, सभी सेविंग खातों को मिलाकर, एक दिन में आप 50,000 रुपए जमा कर सकते हो। अगर 50,000 रुपए से आप ज्यादा जमा करते हो तो आपको पैन कार्ड दिखाना होगा। आप एक दिन में अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो। निकासी की बात करें अगर हम, तो एक दिन में आप 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक एक दिन में आप नगद निकाल सकते हो। कई बैंकों की लिमिट अलग अलग होती है और एक फाइनेंशियल ईयर में आप 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते। अगर उससे ज्यादा निकालते हो तो 2% का टीडीएस काट लिया जाता है। अगर सेविंग अकाउंट से ब्याज 10,000 रुपए से ज्यादा ब्याज एक फाइनेंशियल ईयर में आता है तो 10% टीडीएस कट सकता है। चलिए अब बात करते हैं यूपीआई की, यानी कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह की। तो आप एक दिन में 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास अलग अलग बैंक का अकाउंट है और अलग अलग यूपीआई है तो आप सभी में 1 लाख रुपए आप एक दिन में कर सकते हो। यूपीआई से टैक्स कब लगता है? अगर ट्रांजैक्शन पर्सनल है, जैसे 2 दोस्तों के बीच सामान खरीदना, तो कोई टैक्स नहीं। अगर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जैसे 20 लाख रुपए प्लस या बहुत बार, तो इट विभाग पूछ सकता है, ये पैसा कहां से आ रहा है, क्या ये बिजनेस है? चलिए अब एफडी की बात करते हैं कि एफडी क्यों करना चाहिए। सेविंग अकाउंट से ज्यादा ब्याज मिलता है, 5% माइनस 8%। पैसे को लॉक करके सुरक्षित रख सकते हो। एफडी में कितना पैसा डाल सकते हो? कोई लिमिट नहीं, 1,000 रुपए से शुरू कर सकते हो। 10 लाख से ऊपर में आपको पैन कार्ड देना होगा। जितना चाहे उतना पैसा एफडी में डाल सकते हो। टैक्स का नियम क्या है एफडी में? सालाना ब्याज अगर 40,000 रुपए, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए से ज्यादा हुआ तो 10% टीडीएस कटेगा।
अगर पैन नहीं दिया है तो 20% टैक्स कट सकता है। इसको और अच्छे से समझते हैं। मान के चलिए साल भर में आपकी इनकम 1.5 लाख रुपए है और 60,000 रुपए आपको एफडी से ब्याज मिलता है, तो आपकी कुल इनकम 2 लाख रुपए 10,000 होता है। मतलब यह इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है, तो ये जो 60,000 रुपए है इसमें आपका टैक्स नहीं कटेगा। अगर आपकी इनकम 2 लाख है और 60,000 रुपए एफडी से ब्याज मिलेगा, तो टोटल इनकम 2,60,000 हो जाएगी। मतलब 60,000 का 10% टीडीएस कटेगा, क्योंकि 2,50,000 से ऊपर इनकम पर टैक्स लगता है। न्यू रेजीम में 3 लाख के ऊपर है। अगर कुल इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते तो फॉर्म 15G 15H भरकर टीडीएस से बच सकते हो। इसको आपको अप्रैल में भरना होता है, नहीं तो साल के आखिर में आईटीआर फाइल करना होता है, तभी आपको टीडीएस वापस मिलेगा। अगर टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं, तो अगर साल भर में आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, तो इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते। गिफ्ट पर टैक्स एक ऐसी चीज है जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे सीरियसली लेता है। चलो इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। गिफ्ट पर टैक्स मतलब क्या है? जब कोई तुम्हें पैसे, प्रॉपर्टी, शेयर, गाड़ी, सोना या कुछ और वैल्यू वाला सामान मुफ्त में देता है, उसे गिफ्ट कहते हैं। अगर ये गिफ्ट एक लिमिट से ज्यादा हो गया तो तुम्हें उस पर टैक्स देना पड़ सकता है। टैक्स फ्री गिफ्ट कब कोई टैक्स नहीं लगता। अगर गिफ्ट करने वाला रिलेटिव है, इनसे मिला कोई भी गिफ्ट कितना भी हो, पूरी तरह टैक्स फ्री है। शादी के मौके पर मिला गिफ्ट चाहे किसी से भी मिला हो, रिलेटिव या फ्रेंड, शादी के दिन शादी के गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं। वसीयत, इनहेरिटेंस से मिला, अगर तुम्हें प्रॉपर्टी, पैसा वसीयत या दान से मिला, टैक्स नहीं देना पड़ता। टैक्सेबल गिफ्ट कब टैक्स लगता है? अगर गिफ्ट किसी नॉन रिलेटिव से मिला हो, जैसे दोस्त, बॉस, जानने वाला, और गिफ्ट की कुल वैल्यू साल में 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। उदाहरण, दोस्त ने 60,000 रुपए गिफ्ट दिया, पूरे 60,000 रुपए पर टैक्स देना पड़ेगा। 5%, 20% या 30% आपकी इनकम पर निर्भर करता है किन चीजों को गिफ्ट माना जाता है। कैश 50,000 से ज्यादा एक साल में, चेक, बैंक ट्रांसफर, जमीन, फ्लैट, सोना, जवाहरात, कार, बाइक, लैपटॉप, ये सभी टैक्सेबल है। शादी या वसीयत से मिला टैक्सेबल नहीं है। गिफ्ट मिला है, टैक्स कैसे दिखाओ? इटर में अदर सोर्सेस के तहत दिखाओ। अगर कोई प्रूफ है, गिफ्ट डीड, बैंक स्टेटमेंट, उसे संभाल कर रखो। शादी का गिफ्ट है तो तारीख के साथ बताओ। अगर गिफ्ट शेयर, म्यूचुअल फंड का हो तो इमीडिएट टैक्स नहीं लगता, बाद में जब बेचोगे तब कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। गिफ्ट डीड क्यों जरूरी है? अगर बड़ा गिफ्ट है, जैसे 1 लाख रुपए प्लस प्रॉपर्टी या सोना, तो गिफ्ट डीड बनाना अच्छा होता है। किसने दिया, कब दिया, क्यों दिया, सब क्लियर लिखा होता है। भविष्य में कोई टैक्स या लीगल दिक्कत नहीं आती। तुम्हारी साल की इनकम 1,50,000 रुपए, दोस्त से गिफ्ट मिला 60,000 रुपए, नॉन रिलेटिव गिफ्ट मिला किसी आम दिन पर, ना शादी ना वसीयत, तो अब क्या होगा? गिफ्ट की रकम 50,000 रुपए से ज्यादा है, इसलिए पूरा 60,000 रुपए टैक्सेबल होगा, सिर्फ एक्स्ट्रा 10,000 रुपए नहीं, पूरा अमाउंट टैक्स के अंदर आएगा। अब तुम्हारी कुल टैक्सेबल इनकम इक्वल्स 1,50,000 रुपए जोड़ 60,000 रुपीज इक्वल्स 2,10,000 रुपए। ये इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, इसलिए तुम्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नतीजा, हाँ, गिफ्ट टैक्स के अंदर आएगा, क्योंकि तुम्हारी पूरी इनकम टैक्स की लिमिट से नीचे है, इसलिए वास्तव में टैक्स 0 होगा। लेकिन फिर भी गिफ्ट को आईटीआर में, अदर सोर्सेस में दिखाना चाहिए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कुछ सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं।